हे गाइस, दिस इज आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूरिया के m/10 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें। यहाँ पे आपको R की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो R की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं भी है तो भी आप प्रेशर फॉर्म में रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और मोस्टली यहाँ पे एटमॉस्फेयर या बार के रूप में ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। तो शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला सेम थ्योरी, सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या है हमें वो लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है? टेम्परेचर दिया है हमें, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। और क्या लिख सकते हैं? 27 प्लस केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड कर दिया? 273। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 300 केल्विन। इसको अलग कर देते हैं, 300 केल्विन ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। यूरिया के m/10 सॉल्यूशन, तो यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी, यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी जिसे अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर के जो फॉर्मूला था उसमें किससे शो किया था? C से शो किया था। यहाँ पे एक चीज़ सुन लें भैया आप लोग, इसको M भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी दी हुई है? 1/10 M मोलर, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर R हमें गिवन है, R इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है? पाई यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और कर लेंगे। क्या कहता है? क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? CRT, ठीक है। मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, कितनी दे रखी है? 1/10। R कितना है? 0.082 और टेम्परेचर कितना है? 300, ठीक है। ओके, 10 से इसको काट दिया, कितने हाउ मच टाइम? 30 टाइम कट गया। 30 और 0.82 को मल्टीप्लाई करें पॉज करके और रिजल्ट निकाल के फटाफट बताएं। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2.46 एटमॉस्फेयर, यानी इस सॉल्यूशन का प्रेशर ये होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अपन ने आई पुट नहीं करी है, फॉर्मूला अपने पाई बराबर CRT रखा है, ICRT नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि सल्यूट कौन है? यूरिया है, और यूरिया सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता है, ना ही एसोसिएट होता है, इसलिए ये होगा आपका इसका आंसर 2.46 एटमॉस्फेयर। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान दें, इसे ओपन कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा, और दिस टाइम ये क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 4% यूरिया सॉल्यूशन एक अदर कार्बनिक कंपाउंड A के 12% सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है। कंपाउंड A का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। देखिए A का मोलर मास कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशन एक दूसरे की क्या है? आइसोटोनिक है, समपराशरी है। और जो समपराशरी सॉल्यूशन होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। उसी रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइसोटोनिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होगा? दोनों के जो दो सॉल्यूशन है एक दूसरे से SPM से आपने डिफरेंस कर रखे हैं, तो इन दोनों ही सॉल्यूशन में क्या सॉल्वेंट एक मूवमेंट शो करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? समान है। और समान कब होंगे? जब दोनों की कंसंट्रेशन समान होगी, सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4% यूरिया सॉल्यूशन। सबसे पहले यूरिया की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन लिख दी मैंने यहाँ पे, फर्स्ट, हाँ जी, यहाँ पे परसेंटेज देगा, परसेंट। जहाँ पे भी परसेंट मिलता है तो टोटल अपन अमाउंट सॉल्यूशन का कितना मानते हैं? 100 परसेंट। सेंट मीन्स 100, तो यहाँ पे भी अपन 100 की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे 4% यूरिया दिया तो इसका कितना मान लें? 4 ग्राम मान लें, ठीक है। फर्स्ट
वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया कितना मानेंगे, 4 ग्राम मान लें, 4% दिया इसलिए। फिर मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास क्या होगा, यूरिया क्या है, H2N C डबल बॉन्ड O NH2, यही तो है यूरिया। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 14 14 28, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 30 कितना 40 20 हो गया ना, 28 और 12 40, 16 और 4 20, 40 प्लस 20 60। तो मोलर मास कितना है यूरिया का, 60। ठीक बात है, इस ये 60 लिख देते हैं अपन, 60 ग्राम प्रति मोल। ओके, लिख दिया। और क्या चाहिए हमें, विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट पे कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना रख देंगे, 100 ml। ये हमें यूरिया के लिए गिवन डाटा है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम पाई याद कर लेते हैं। एस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, यूरिया का परासरण दाब क्या लिख देंगे, पाई यूरिया इज इक्वल्स टू सी यूरिया RT। ठीक है, पाई यूरिया इज इक्वल टू सी, यूरिया को क्या लिख सकते हैं, यूरिया के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, इसको खोल के लिखा तो क्या लिख दिया, W यूरिया अपॉन M यूरिया अपॉन 1 अपॉन V सॉल्यूशन RT। ठीक है, क्या लिख देंगे, पाई यूरिया इज इक्वल्स टू W यूरिया कितनी वैल्यू है 4, मोलर मास कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन V कितना है 100, RT का RT। ठीक बात है, ये आपने पाई यूरिया यहाँ पे निकाल लिया। सेकंड कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करें। सेकंड कंडीशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, पाई अदर इज इक्वल्स टू सी अदर RT। ठीक बात है, तो क्या लिख देंगे, पाई अदर इज इक्वल्स टू सी को क्या लिख सकते हैं, W अदर, मोलारिटी पढ़ रखा ना हमने, M अदर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन V RT, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अदर का जो गिवन है वो मैं यहाँ इधर साइड में दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, थोड़ी सी शॉर्टेज है ना स्पेस की, इसलिए देखिए अदर के लिए अपन ने फॉर्मूला तो लिख दिया, पर अदर का कितना परसेंटेज लिया इसने, 12%। तो गिवन यहाँ लिख दीजिए, वेट ऑफ अदर, परसेंट पे ज्ञात कर रहे हो तो टोटल कितना मानोगे 100, तो ये कितना हो गया 12 ग्राम। ठीक है, फिर M ऑफ अदर, मोलर मास अदर का क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ही तो करना है यहाँ पे कैलकुलेट, ए कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन V सॉल्यूशन कितना है, इज इक्वल्स टू 100 ml। ओके, ये हमें यहाँ पे जो गिवन डाटा ये दिए तो ये पुट कर दें यहाँ पे, पाई अदर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन M अदर अपॉन V 1 अपॉन 100 RT। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे ये निकाला था वैसे अदर के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पे तो क्या था, मोलर मास यूरिया था, हमने निकाल लिया, और ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है मीन्स दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, क्योंकि बोथ सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक या
टॉनिक फॉर ईच अदर, क्योंकि विलयन क्या है, समपराश्रयी है, इसलिए पाई यूरिया इज इक्वल्स टू पाई अदर। भाई आइसोटोनिक है, समपराश्रयी है, तो यूरिया विलयन का परासरण दाब और अन्य विलयन का परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे। हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी है, यूरिया की वैल्यू रख दीजिए 4/60 1/100 RT इज इक्वल्स टू 12/m अदर 1/100 RT। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, RT से RT कट गया, 100 से 100 कट गया, 4 से ये 3 कट गया, 3 बार कट गया ना 4 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m अदर कैलकुलेट करना है, तो 60 को उधर ले जाएं, क्या लिख देंगे, m अदर इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 180 ग्राम प्रति मोल। ये यहाँ पे इस अदर सॉल्यूशन का मोलर मास होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। दोनों सॉल्यूशन क्या थे, एक दूसरे के आइसोटोन थे, तो आइसोटोन है तो दोनों के हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रख लिए, इक्वल रख लिए, और हमने यहाँ पे इजीली इधर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देखिए न्यूमेरिकल्स रटने के नहीं होते हैं, कितने रटोगे, समझने के होते हैं, तो यहाँ पे इस पर फोकस करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी आपकी ये चीज़ समझ में आएगी। क्यों करा इक्वल, क्योंकि दोनों के हमें मैंशन कर दिया है कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक है, तो हमने यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल रख दिया। इसे राइट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ही। क्वेश्चन दिया है 5% शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। केवल 5% शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे अपन को शो करा गया है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन डाटा है 5% शुगर सॉल्यूशन। शुगर मीन्स सुक्रोज, शुगर का मतलब क्या है, सुक्रोज, C12 H22O11, ये इसका फॉर्मूला है और इससे अपन मोलर मास कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। 342 होता है, ध्यान में भी रखना है आपने। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए फिर से परसेंट दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे वेट ऑफ शुगर क्या मानेंगे, वेट ऑफ शुगर कितना, 5 ग्राम। ओके, मोलर मास ऑफ शुगर 342 ग्राम मोल इनवर्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे, 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन कितना मानेंगे, 100 ml। ओके, और टेम्परेचर रूम दिया हुआ ही नहीं, तो टेम्परेचर क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना मानेंगे, अज्यूम करेंगे, मानेंगे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ठीक है, और जो R है, R की वैल्यू आप चाहे तो एटमॉस्फेयर में ले लें, चाहे बार में ले लें। मान लीजिए बार में ले लेते हैं, तो 0.08 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इतनी सी चीज़ से हमने इतने सारे डाटा निकाल लिए अपने आप से। देखिए 5% का मतलब 5 ग्राम शुगर है, मीन सुक्रोज, मोलर मास आ गया। टोटल वॉल्यूम परसेंट में दिया है तो कितना मान लिया, 100 ml मान लिया। टेम्परेचर दिया नहीं है तो हमने रूम टेम्परेचर मान लिया। और आर की वैल्यू जैसे कि प्रेशर में लेनी होती है, एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हैं, 0.082 रख लें, और बार में रखे तो 0.08 रख लें। ठीक बात है, ओके। अब देखिए क्या कहते हो आप, पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, इसको खोल के लिख दीजिए, पाई इज इक्वल्स टू मोलैरिटी को क्या लिख दोगे, WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन V सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में, ML में, ML में होगा तभी तो लगाओगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही कैलकुलेट करना है। WB कितना है,
पाई इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू हमें गिवन है 5, मोलर मास है 342 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 100, आर की वैल्यू कितनी ली है बार में 0.08 और टेम्परेचर है 298। इसे पोज करके कैलकुलेट करें, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा इसका 3.46 बार, 3.46 बार यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से, यानी यहाँ पे केवल आपको इस तरह से कोई 5% दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया है। करेंगे, एनी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, उतार लीजिए इसे। हो गया राइट डाउन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ही है और इसमें हमसे मोलर मास कैलकुलेशन की कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है एक प्रोटीन के 0.2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बार हो जाता है। प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बार में दिया है, इसलिए आर की वैल्यू भी आप किस में रखेंगे? बार में रखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दी हुई हो तो आप अज्यूम कर लेंगे, खुद से रखेंगे। ये वाली वैल्यू जो बार में है वही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो गिवन क्या क्या है हमें? एक प्रोटीन का वेट सॉल्यूशन में 1.26 ग्राम, तो वेट ऑफ प्रोटीन क्या है? वेट ऑफ प्रोटीन का द्रव्यमान कितना दिया है? 1.26 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, टेम्परेचर 300 केल्विन, ओके। और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई आपको गिवन है कितना? 2.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बार। और प्रोटीन का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है आपको, गिवन नहीं थी, हमने रखी है क्योंकि बार में है, तो 0.08 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ओके, क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू CRT। देखिए आई यहाँ भी नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे? पिछले वाले क्वेश्चन में भी नहीं रखा था क्योंकि सुक्रोज एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, टूटता नहीं है। इसी प्रकार से प्रोटीन भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। और इसको C को मोलैरिटी को खोल के रखेंगे, WB अपॉन MA 1 देखिए लीटर में दिया है तो V सॉल्यूशन रखे, 1000 रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, RT, ठीक है। तो यहाँ पे WB कौन है? ये WB यही तो सल्यूट V, ये V सॉल्यूशन हो गया, दिए पड़ा है यहाँ पे। टेम्परेचर R की वैल्यू हमने रखनी है, MA कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या लिख देंगे, हमें इसे फॉर्मूला को रीराइट कर लेते हैं। MB इज इक्वल्स टू B होगा भाई, ये बाई चांस लिख दिया मैंने MB, M प्रोटीन का ना, वो MB इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? WB अपॉन पाई अपॉन 1/V सॉल्यूशन किसमें? लीटर में, V किसमें? लीटर में, R गुणा T, ठीक है। ओके, WB की वैल्यू पुट कर दें। WB कितना दिया? 1.26 मोलर मास। पाई तो कैलकुलेट करने के लिए इधर लिए, पाई का वैल्यू दिया है हमें 2.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन 1/0.2।
आर की वैल्यू दी है 0.08 और टी की वैल्यू है हमारे पास में 300। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे पॉज करके कैलकुलेट करें, पॉज करके कैलकुलेट करें ये वैल्यूज। ओके, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है 5.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ ग्राम पर मोल्स। भाई ये डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लेंगे ना आप, है ना। तो जब आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। राइट डाउन कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर सॉल्यूशन है इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का, और इसके लिए अपने को पाई कैलकुलेट करना है कि पाई सबसे ज़्यादा किसका होगा, बस यही पता करना है। तो देखिए यहाँ पे इसे क्लोज कर दें एक बार। फर्स्ट क्या क्या दिया है हमें, AgNO3, अमोनियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इनमें हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा पाई किसका होगा, यानी सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितने ज़्यादा आयनों में टूटेगा, या मैं कहूँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का मान जितना ज़्यादा होगा, वेंट होफ फैक्टर का मान जितना ज़्यादा होगा, उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ही अधिक होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए। तो AgNO3 के लिए, AgNO3 किस में टूटेगा, AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो इसके लिए आई कैलकुलेट करिए। आफ्टर डिसोसिएशन हाउ मच आयंस, 2, बिफोर 1, तो आई की वैल्यू 2 आ गई। सेकंड है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, आयोनाइजेशन कैसे होगा, 1 आयन अमोनियम एंड 3 आयन अमोनियम एंड 1 फॉस्फेट। ये होगा ना भाई, यहां से अमोनियम फॉस्फेट किस प्रकार से टूटेगा, 3 आयन अमोनियम्स होंगे और 1 फॉस्फेट प्राप्त होगा। तो यहां पे अपन आई कैलकुलेट करें, कितने आयन प्राप्त हुए, 3 + 1 4, पहले कितने थे 1, तो आई की वैल्यू 4। थर्ड एग्जांपल दिया आपने को MgCl2, MgCl2 का डिसोसिएशन कैसे होगा, कंसंट्रेशन सेम लिए ना इसने, 1 मोल रहे तीनों की, तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने में टूटेगा, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन हाउ मच आयन हियर, 1 and 2, 3/1। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए है, अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम फॉस्फेट का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा, फिर सिल्वर नाइट्रेट का होगा। यानी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा, इसको अगर घटते हुए क्रम में लिखें तो इस, या बढ़ते हुए में लिखे तो बढ़ते हुए में लिखें, सबसे पहले किसे लिखेंगे, सबसे कम वैल्यू किसकी है, सिल्वर नाइट्रेट की। तो AgNO3 का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, और फिर MgCl2 एंड देन अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ये यहाँ पे इस तरह से, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको कॉम्पिटिशन्स में मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, बोर्ड्स में मिल सकता है। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे राइट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो इसे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, वेपर प्रेशर सबसे अधिक किसका होगा। देखिए सबसे पहले दे रखा शुगर, तो शुगर डिसोशिएट होती ही नहीं है, यानी जितना आप सोल्यूट डिसॉल्व करोगे उतने ही आपको मोल सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। शुगर के जितने मोल आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्यूशन में उतने ही मोल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि न तो इसका डिसोसिएशन होता है, न ही एसोसिएशन होता है। फिर दे रखा है KCl सॉल्यूशन, सेकंड दे रखा है अपने को KCl सॉल्यूशन। तो KCl किस प्रकार से टूटेगा, 1K प्लस Cl माइनस। इसके लिए K की वैल्यू, I की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, टूटा तो है नहीं, तो आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन 1/1,
है ना, यानी I की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ पे 1 K प्लस 1 Cl माइनस, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या लिखेंगे, कितने आयन 2/1, ठीक है। और फिर अपने को दे रखा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, ये किस प्रकार से डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस में और 2 नाइट्रेट आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे I की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 1 2 3 1, तो सबसे ज़्यादा I किसका है, कॉपर नाइट्रेट का I सबसे मैक्सिमम है, ये वाला। तो इसका मतलब अब देखिए इसके I का मान सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह देंगे कि इसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। कहने का मतलब है जिसके लिए I का मान जितना ज़्यादा होगा उसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, कॉपर नाइट्रेट का, इससे कम किसका, इससे अधिक किसका होगा, KCl का, और सबसे अधिक किसका होगा, शुगर का। तो यहाँ पे अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में वेपर प्रेशर के, तो सबसे कम किसका है, कॉपर नाइट्रेट का, फिर इसके पश्चात KCl का, और सबसे अधिक शुगर का। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का ही दिया है, पाई का ही दिया है, और ये वाला क्वेश्चन मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, आपको इन्हें पाई के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन है भाई, ग्लूकोज BaCl2 NaCl, इनको पाई के यानी प्रासरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें अरेंज करना है। अरेंज करके और मुझे मैसेज करना या कमेंट करना एज यू लाइक, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये आप करेंगे। ओके, मिटा दूं इसे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 46% आयोनाइज्ड होता है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोलाइट दिया है, अगर हमें नहीं टूटने जुड़ने वाला नहीं दे तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, पर यहाँ पे हम पाई बरी इज इक्वल टू CRT से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे I यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा, गिवन क्या क्या है, हमें इसी को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 मोलर। ओके, टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो और 300 हो जाएगा क्या, 273 ऐड करेंगे इसमें तो 300 केल्विन। यहाँ पे हमें कितना परसेंट आयोनाइज्ड होता है, 46% आयोनाइज्ड होता है, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड 46% आयोनाइज्ड है। तो देखिए परसेंटेज में दिया है, टोटल कितना होता है 100%, 100 में से कितना आयोनाइज्ड है 46%, यानी 100% नहीं टूटा है, केवल क्या टूटा है 46% टूटा है। तो जहां पे भी ये कंडीशन हो तो कितने में से कितना टूटा है, 100 में से 46 टूटा है। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या लिख देंगे 46/100, ये ध्यान रखिएगा आप। कुल कितना टूटना चाहिए था 100, ये कितना टूटा है 46, तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 46/100, ठीक बात है। ओके, और आर हमें गिवन है यहाँ पे 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें आई चाहिए, तो आई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें अल्फा गिवन है, तो आई हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN का होल 6, इसका डिसोसिएशन किस प्रकार से होगा 4K प्लस 1 फेरोसाइनाइड आयन, एक क्या मिल जाएगा आपको फेरोसाइनाइड आयन। एट द इनिशियल कंडीशन कितना मोल
1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कितना होगा 0, ये भी कितना 0। एट द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम कितना डिसोशिएट होगा, अल्फा क्या बनाएगा 4 अल्फा और फेरोसाइनाइड का 1 अल्फा। ठीक है, ओके। अब आई कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कितने आयन है डिसोसिएशन के पश्चात, टोटल कितने आयन थे डिसोसिएशन के पहले, यही तो होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम आई की वैल्यू, कैसे निकालेंगे देखिए, आई इज इक्वल्स टू, ये जोड़ दें 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई कैलकुलेट करते हैं हम। आई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू तो गिवन हमें 4, अल्फा कितना है 46/100। ठीक है, ओके। अब देखिए इसे जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 1.84, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2.84। ये हमने यहाँ पे आई कैलकुलेट कर लिया। अब हम हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे CRT नहीं, आई CRT, पाई आई की वैल्यू 2.84, मोलैरिटी कितनी है 0.1, आर की वैल्यू क्या है 0.082, टेम्परेचर कितना है 300। इसे पोज करें और कैलकुलेट करें, इसे पोज करके कैलकुलेट करिए। ठीक है, आपका इसका रिजल्ट मिलेगा पाई बराबर 6.98 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, करना क्या है इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई कैलकुलेट करना है, और आई आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और फिर आप लोगों को बता दिया है। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए आप इस तरह से करें, दी बेस्ट है। अगर आप फॉर्मूला बेस करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आयोनाइजेशन के लिए अल्फा मैंने आपको कल लिखाया था, अल्फा बराबर लिखते हैं I-1/n-1, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू विश, यही रिजल्ट आपको मिलेगा, बट दिस इज मच बेटर। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लें, उतार लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें दिया है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है, सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.317 केल्विन है, बेंजीन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें, और यहाँ पे KF की वैल्यू हमें दे रखी है बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी हम पहले कुछ बात कर लेते हैं। ध्यान दें, हमने कहा था कि जितने सल्यूट के मोल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। सॉल्यूट जितना ज़्यादा टूटेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ेगी, और सल्यूट का अगर एसोसिएशन होता है, सगुणन होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आती है, कमी आती है। उसी की रेस्पेक्ट में हमने एक आई का फॉर्मूला लिखा था, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक बात है, ओके। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, यानी इसको यूं कह सकते हो आप, इस ये क्या है CP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, प्रेक्षित, और ये कौन सी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सैद्धांतिक। ठीक है ना, ये यानी I बराबर क्या होगा, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाली है ये। ठीक है, अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। ध्यान दें, अपन ने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उन सब में एक रिलेशन देखें तो क्या होगा। सबसे पहले अपन ने लिखी थी
relative lowering in vapor pressure P naught A minus PA upon P naught A is equals to WB MB multiplied by MA WA. फर्स्ट. सेकेंड हमने लिखी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB WB अपॉन MB WA. ठीक है. थर्ड लिखी थी अपन ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट KF WB अपॉन MB WA. और फोर्थ लिखी थी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT. तो C मोलैरिटी है, क्या लिखा था WB अपॉन MB V सॉल्यूशन किसमें लीटर में RT. अब यहां इन सभी में देखिए कि ये तो सारी की सारी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये, और जो सल्यूट का मोलर मास है वो कहां है इनके व्युत्क्रम में, इनके इनवर्स है, इनके इनवर्सली प्रेजेंट है. यहां पे देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे है, तो मोलर मास कहां प्रेजेंट है डिवाइड में प्रेजेंट है. यहां भी कहां प्रेजेंट है डिवाइड में प्रेजेंट है, डिवाइड में प्रेजेंट है, डिवाइड में प्रेजेंट है. मींस I के लिए हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो I लिखा है उसका जस्ट ऑपोजिट हमें मोलर मास के लिए I को लिखना है. सल्यूट के मोलर मास के लिए I कैसे लिखेंगे फिर से देखिए इन दोनों में रिलेशन के कारण. अभी अपन ने लिखा था I कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, ये लिखा था ना अभी अपन ने. तो अब अपन को कहे कि मोलर मास के लिए लिखिए, तो मोलर मास के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर ऑब्जर्व्ड लिखा है तो अब अपन मोलर मास के लिए ऊपर क्या लिखेंगे कैलकुलेटेड लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों में रिलेशन देखिए सभी में देख लो. तो क्या लिखेंगे मोलर मास कैलकुलेटेड यानी प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार नहीं सैद्धांतिक, कैलकुलेटेड मीन्स सैद्धांतिक, बटा में डिवाइड बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड यानी प्रेक्षित. ध्यान दें कि जो I का फॉर्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उसका जस्ट ऑपोजिट मोलर मास के लिए होगा. रीजन आपके सामने प्रेजेंट है इस कारण से होगा. आ रही है बात समझ में. ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, यानी I इज इक्वल्स टू M सैद्धांतिक बटा M प्रेक्षित. ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है मोलर मास के लिए. ठीक है. अपन को इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए अपन ने इसको डिस्कस कर लिया और आपके कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. ओके. देखिए गिवन डाटाज क्या क्या है, हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया गया है वो लिख देते हैं. सबसे पहले हमें दिया है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड. तो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड मीन्स WB इज इक्वल्स टू 0.3 ग्राम्स. ठीक है. वेट ऑफ बेंजीन जो सॉल्वेंट है, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया है WA इज इक्वल्स टू 20 ग्राम्स. ओके. सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. डेल्टा TF की वैल्यू हमें गिवन है 0.317 केल्विन और KF भी दिया है 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स. ठीक है. ओके. ये हमें गिवन डाटा है. मैं मेरे मार्कर को इंक पिला दूं. ओके. तो ये गिवन डाटाज हमें दिए हुए हैं. इन डाटा की सहायता से अपन कैलकुलेशन करके यहाँ पे बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है ये कैसी वैल्यूज है, अभी प्रैक्टिकल वैल्यू है. ठीक है. अभी देखिए हमें पता है बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये होता है बेंजोइक एसिड. अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को देख के हम जो इसका मोलर मास निकालेंगे वो क्या होगा कैलकुलेटेड, और इन डाटा से जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी ऑब्जर्व्ड यानी प्रैक्टिकल वैल्यू होगी. ये कैसी वैल्यू होगी
कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, और ये वाली वैल्यू कैसी होगी, ऑब्जर्व्ड। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इन दोनों वैल्यू से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए, और हमें क्योंकि पता क्या करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता करना है, तो अपन आई की सहायता से डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व भी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेटेड भी यहाँ पे अपन कर लेते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, C6H5COOH, कार्बन का 12, कितने बार कार्बन 6, 72, हाइड्रोजन कितना 5, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16, कितने ऑक्सीजन 2, 32, फिर से हाइड्रोजन 1। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इस यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 122 करके देख लीजिए चाहे, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्या मिलेगी यहाँ पे आपको 122 मिलेगी, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आ गई हमारे पास में कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो हमें डाटा दिए उनसे ध्यान दें, क्या लिख देंगे, क्योंकि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 KF WB अपॉन MB WA। हमें क्या निकालना है, MB कैसा, ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित इज इक्वल्स टू 1000 KF WB अपॉन डेल्टा TF WA। जो डाटा दिए हैं पुट कर दीजिए। 1000 मल्टीप्लाइड बाई KF की वैल्यू दी है 5.1 मल्टीप्लाइड बाई WB दिया है 0.3 अपॉन डेल्टा TF दिया है 0.317 और मल्टीप्लाइड बाई WA की वैल्यू है 20 ग्राम्स, ठीक है। इसे पोज करके कैलकुलेट करें और कैलकुलेटिव रिजल्ट होगा इसका, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट होगा इसका 241, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व्ड, वो वाली कौन सी है, कैलकुलेटेड। करें आगे, देखो देखिए बेंजोइक एसिड के लिए M कैलकुलेटेड कितना लिखें, कैलकुलेट कितना करा था अभी 122, और M ऑब्जर्व्ड अभी निकाला अपन ने 241। तो इसलिए I बराबर क्या लिख देंगे, I इज इक्वल्स टू M कैलकुलेटेड अपॉन M ऑब्जर्व्ड। क्या लिख देंगे वैल्यू 122 अपॉन 241। रिजल्ट इसका कितना आएगा, लगभग 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कितना 0.506। ये आएगी यहाँ पे आपके पास में आई की वैल्यू 0.506। आई निकाल लिया आपने। कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। अब दिया है क्या है, बेंजोइक एसिड। ध्यान दें बेंजोइक एसिड के मैटर में, बेंजोइक एसिड क्या होगा, C6H5COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेंजीन में जब डिसॉल्व करेंगे 2 मोल्स जुड़ के क्या बना लेंगे, एक डाइमर बना लेंगे ना। भाई एसिटिक एसिड का देखा था ना कल अपन ने, उसी प्रकार से बेंजोइक एसिड भी क्या बना लेगा, एक डाइमर बना लेगा, C6H5COOH का होल ट्वाइस। ऐसे लिखते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के स्ट्रक्चर बनती है वो वाली, ये बन गया। अब देखिए एट द इनिशियल प्रारंभ में नंबर ऑफ मोल कितना बोले, ये 1 मोल है, तो ये कितना है 0। इक्विलिब्रियम पे इसमें से मान लीजिए अल्फा मोल टूटता है, तो ये कितना बनाएगा, अल्फा बाई 2। समझने की कोशिश करिएगा, 2 मिलके कितने बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, तो अल्फा कितना बनाएगा, अल्फा बाई 2। 2 का आधा 1, तो अल्फा का आधा अल्फा बाई 2। टोटल नंबर ऑफ मोल आई कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, इसलिए आई इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1।
रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, 1 माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा बाई 2। ठीक बात है, ओके। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और हमें आई हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको इधर ले जाए अल्फा बाई 2 को, तो क्या लिख देंगे, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। ठीक है, अब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस आई, दिख तो रहा है ये। तो यहां देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी हमने, 0.506। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे एक में से 0.506 जाए कितना बचेगा, 0.494। ये यहाँ पे आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट मिलेगा 0.988 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। मीन्स क्या बोल सकते हो, 98.8%। जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो 98.8% यहाँ पे होगी। इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, कर लेंगे, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड AB का कैलकुलेटेड मास 58.2, ऑब्जर्व्ड मास 30। तो इसके लिए वैन ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन गिवन क्या क्या है, गिवन है कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास मीन्स M कैलकुलेटेड, कितना है 58.2। ठीक है, AB का कैलकुलेटेड मोलर मास, फिर AB का ऑब्जर्व्ड, AB है ना आयोनिक कंपाउंड, ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी M ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू कितना 30। तो इसके लिए कैलकुलेट क्या करना है, एक तो I कैलकुलेट करना है और एक अल्फा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले I बराबर क्या लिखते हैं अपन, I इज इक्वल्स टू M कैलकुलेटेड अपॉन M ऑब्जर्व्ड। ठीक है, M कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी दी है हमें 58.2 और M ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दी है हमें 30। ओके, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। देखिए 60 होता तो लगभग 2 टाइम्स कट जाता, पर ये 58.2 है, 60 से कम है, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपको 1.94। ये तो आगे आपके पास में I की वैल्यू। अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए AB है तो AB का डिसोसिएशन कैसे होगा, A प्लस और B माइनस एट द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोल कितना होगा इसका 1, तो इनके क्या होंगे 0 होंगे इनिशियल कंडीशन में। इक्विलिब्रियम पे मोल, इसमें से कितना टूटा अल्फा, क्या बनाया अल्फा A प्लस अल्फा B माइनस। I कैलकुलेट कर लें इसके लिए, I तो कैलकुलेटेड है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, I इज इक्वल्स टू हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स, जोड़ दीजिए इन्हें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। I की वैल्यू क्या आ जाएगी
क्या लिख दोगे आई, अल्फा से अल्फा गया 1 प्लस अल्फा। कैलकुलेट आपको क्या करना है, आई तो आपके पास में है, अल्फा कैलकुलेट करना तो क्या लिख दोगे, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1। आई की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, कितनी थी 1.94 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.94 यानी 94%। जिसका डिसोसिएशन हो कितना होगा 94% होगा। इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके डन। ओके तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और नया टॉपिक लेके कुछ नई बातें करेंगे। और आज के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि सॉल्यूशन जो चैप्टर था हमारा वो डन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।